नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज भी हम लोग बिल्कुल शानदार सेशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी को कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कोई आंसर करने की कोशिश करेगा फटाफट से। चलिए उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 4 मार्च को क्या मनाते हैं बताइए। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 16 सितंबर को आप जानते हैं 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। चलिए आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ओजोन डे। आपको पता है राइट, ओजोन डे मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। और भी अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो बता दीजिएगा कि 2019 में, 2020 में और 2021 में कौन कौन से देश में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है। और आपको पता है ना कि 5 जून 1972 को क्या हुआ था बताइए। यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी है, यूएनडीपी नहीं है। जिसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले ये मनाया गया था अमेरिका में 1974 को, ये भी याद रखिएगा। 1974 को सबसे पहले मनाया गया था। और इसमें कितने देश भाग लेते हैं, तो 143 देश भाग लेते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो ये डेट भी याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। अब 2020 का थीम की अगर बात करते हैं, ओनली वन अर्थ, ये आपको याद रखना है राइट। और आयोजक देश अगर आपसे पूछ लेगा कि आयोजक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा स्वीडन जो है ये आयोजक देश है, ये आपको याद रखना है। ओनली वन अर्थ इसका क्या है, थीम है, ये आपको याद रखना है। स्वीडन के द्वारा ये होस्ट किया गया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, स्टार कौन सा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करेगा सभी की तरफ से, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो फटाफट से सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए फटाफट से आंसर करेगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी था ना, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले आपको आंसर करना था कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी के बारे में आपको बताना है। और देखिए डोगरी सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए BDMS। ठीक है, BDMS क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, ये जोड़ा गया था 4 भाषा 8वीं अनुसूची में। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा, बोडो, उसके बाद आप देखिएगा डोगरी, फिर उसके बाद मैथिली और उसके बाद संथाली। आपको पता है कि ये जो बोडो है ये ज़्यादातर आपको असम में देखने को मिलेगा। डोगरी आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथिली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार में। और संथाली तो आप जानते हैं कि ये अपना झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड के अलावा और भी अन्य राज्य में देखने को मिलता है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से डी आंसर आ रहा है। और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। लेकिन शुरुआत में जिस समय संविधान बना था उस समय इसकी संख्या 14 थी। उसके बाद सिंधी एक बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, कौन कौन सा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी बढ़ा। उसके बाद 4 जो हमने बता दिया कि BDMS का जो 4 लैंग्वेज है वो बढ़ गया। इस तरीके से टोटल संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 है। अब बता दीजिएगा कि सबसे नया कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पुराना और नया दोनों का आंसर आप करने की कोशिश करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है।
इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। हम उम्मीद करते हैं कि आप 3 का आंसर कर पाएंगे। चलिए, आपको पता है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लगभग सभी की तरफ से सी आंसर आ रहा है और सी इस प्रश्न का उत्तर भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है वो पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूरी पर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूर है, ये आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, सूर्य के बाद है, ये याद रखिएगा कि सबसे मतलब सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, पृथ्वी के अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, तो सबसे पहले तो सूर्य आपको देखने को मिलता है और सूर्य के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी देखने को मिल जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा अगर पृथ्वी की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर कर सकते हैं, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, आंसर करने की कोशिश करिएगा गाइज। चलिए फटाफट से एक एक शेयर करते हुए इसका आंसर करने की कोशिश, इसका सही आंसर। चलिए, तो सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर से, यानी कि 1600 ईस्वी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। और 1600 ईस्वी में भी डेट के साथ आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, ये आप ईस्वी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर कर दीजिएगा कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं इसका आंसर आ जाएगा। और साथ ही साथ होम रूल की बात आई है, तो होम रूल आंदोलन भारत में कब चलाया गया था, बता दीजिए। भारत में ये होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था, अगर आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा ये 1916 to 18, ये आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करेगा सभी की तरफ से महात्मा गांधी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का आंसर आप कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा कि माले किसकी राजधानी है, बताइए। माले डॉट डॉट की राजधानी किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा 6 का आंसर क्या होगा। सभी को बता दीजिएगा 6 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर करना है माले, मालदीव का। वेरी गुड, सभी की तरफ से मालदीव इसका आंसर आ रहा है। और केन्या का भी हमने बता दिया कि नैरोबी। ठीक है, नैरोबी अभी हमने बता दिया था, नैरोबी। और मॉरिशस का आप जानते हैं पोर्ट लुइस होता है। नैरोबी केन्या में ही हमने हेड क्वार्टर बताया था यूएनईपी का। यूएनईपी की स्थापना भी हमने अभी आपको बताया था कि 5 जून 1972 को हुई थी, लेकिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे शुरुआत हुआ था मनाना 1974 में, ये भी आपको याद रखना है। और 2022 में जो होस्ट कंट्री रहा है ये रहा है स्वीडन रहा, ये भी आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और 2021 में कौन रहा था, इसका फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा। अल्जीरिया। अगर हम बात करते हैं कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है, तो अल्जीरिया की राजधानी आप याद रखिएगा अल्जीरियस है। ठीक है, अल्जीरियस, ये आपको याद रखना है, अल्जीरियस, ये आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं इस 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। आंसर करेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। अब नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं इसका आंसर आना चाहिए, बता दीजिएगा। देखिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 2021 में साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, तो याद रख लीजिएगा अब्दुल रजाक गुरनाक को मिला हुआ है। अब्दुल रजाक गुरनाक को मिला हुआ है, तंजानिया, फ्रॉम तंजानिया, याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। शांति के क्षेत्र में 2 लोगों का आपको नाम याद रखना है, एक तो मारिया रेसा याद रख लीजिएगा, और एक दमित्री मोराटो, ये आपको याद रखना है, मोराटो। ठीक है, चलिए
फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को किनको को मिला है, ये आप फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर साहित्य के क्षेत्र में तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ये कब मिला था तो आपको याद रखना है 1913 में ईस्वी में मिला था। और इनकी कौन सी रचना के लिए मिला था, ये आप फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा कि इनकी कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको दिया गया था। चलिए सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ की अंग्रेजी ... की शासकीय भाषा है, बता दीजिएगा किस राज्य की शासकीय भाषा है, ये आप आंसर कर सकते हैं। सभी कोई आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सभी को करेगा। इस सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं कि आंसर आएगा और आना भी चाहिए। ओनली वन अर्थ एग्जैक्टली। चलिए बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको करना है। चलिए सभी कोई आंसर करने की कोशिश करेगा गाइस, बताइएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं यानी कि मेघालय इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी मेघालय आंसर कर रहे हैं, मेघालय शुड बी करेक्ट आंसर। मेघालय इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जितने भी आप लोग मेघालय आंसर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि छत्तीसगढ़ की शासकीय भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा हिंदी है। हिंदी यहाँ की शासकीय भाषा है, ये आपको याद रखना है। असम की आप जानते हैं असमिया हो जाएगा, असमिया, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर असमिया हो जाएगा। वहीं पे गोवा की शासकीय भाषा की बात करते हैं तो वैसे गोवा में कोंकणी भाषा भी बोली जाती है, कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। साथ ही साथ आपको गोवा में मराठी भाषा भी देखने को मिलेगा, मराठी भाषा भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर जो शासकीय भाषा है वो अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं मेघालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर सभी को बताएंगे। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद और भी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो कोपेनहेगन आपको डेनमार्क की राजधानी देखने को मिलेगा, डेनमार्क की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे वियना की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, ये आप आंसर कर दीजिएगा। ओटावा की बात करते हैं तो ये कनाडा की है, कनाडा, कनाडा की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ब्यूनस आयर्स आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सभी की तरफ से सही आंसर आता हुआ और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर कर दीजिएगा कि भूटान की राजधानी क्या है। चलिए फटाफट से आंसर करेगा, इस भूटान की राजधानी क्या है बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का हमने पूछा था और आप आंसर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कैनबरा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का आपको कैनबरा देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, क्लियर। और कोलंबो श्रीलंका की आपको देखने को मिलेगा, काठमांडू नेपाल का देखने को मिलेगा, नेपाल का। ये सारा चीज़ आपको पता है, इजी है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा टफ आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जितने भी थिम्पू आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात आई है भूटान की, तो भूटान से रिलेटेड 2-3 फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि इनकी भाषा कौन सी है और इनकी पहले मुद्रा हम बात करते हैं कि इनकी मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा जब भी आपसे पूछा जाएगा याद रखिएगा नुगुल ट्रम, ठीक है, नुगुल ट्रम आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको याद रखना है, नुगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद इसकी भाषा भी इंपॉर्टेंट है, भाषा अगर आपसे पूछ लेगा तो याद रखिएगा इसकी भाषा जो है वो जोंखा है, जोंखा इनकी भाषा है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, इस प्रश्न का उत्तर सभी को करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर बताना है, सभी कोई आंसर करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप करें। चलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था गाइस 1757 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी जितने भी कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछेगा तो ये भी याद रख लीजिएगा 23 जून को, 23 जून 1756 को किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये आप आंसर कर दीजिएगा। किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला वर्सेस कौन सा, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना, राइट।
तो चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करेगा जरा सभी कोई कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारतीय आपसे पूछा है तो इस प्रश्न का भी उत्तर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं अब इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो फटाफट से देखिए, आपसे पूछ दिया है भारतीय, तब इसका आपको आंसर करना है। फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। इस सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं राकेश शर्मा, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। इजी है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखेंगे कि कब इन्होंने मतलब ये यात्रा की थी। तो याद रखिएगा 3 अप्रैल, वो डेट आपको याद रखा जा सकता है। आप याद रखिएगा 3 अप्रैल 1984। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करेगा कि पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करते हैं। ये लीजिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका आंसर फटाफट से कर दीजिएगा और एक एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस सभी को एक एक लाइक और शेयर ईमानदारी से कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर पाए। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जितने भी नए हैं पहले बार सेशन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 15 का आंसर करने की कोशिश करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी केरल आंसर कर रहे हैं, केरल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा आदिवासी किस प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, कौन से मतलब राज्य में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा आदिवासी। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आदिवासी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथ ही साथ 2-3 चीज़ याद रख लीजिएगा कि थारू जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलता है, थारू जनजाति। चलिए फटाफट से बताइएगा ज़रा कि थारू जनजाति आपको किस राज्य में देखने को मिलता है। साथ ही साथ टोडा जनजाति, यहाँ से भी पूछा जाता है, जो टोडा जनजाति है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु में आपको टोडा जनजाति देखने को मिल जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइएगा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की अगर पूछेगा तो याद रखिएगा संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली और दूसरी कौन सी है, ये आप फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा, पहली और दूसरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग, ये लीजिए महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से 16 का सही आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर कर सकते हैं, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है, राष्ट्रपति पर, वो भी याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा जाता है तो ये महाभियोग चलाया जाता है 61 आर्टिकल के तहत में। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि आर्टिकल 161 में आपको क्या जिक्र देखने को मिलता है, सुबह हमने आपको बताया था। चलिए और साथ ही साथ 72 भी आप बता दीजिएगा। दोनों ही आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं आर्टिकल 124 शुड बी करेक्ट आंसर। वहीं पे हम अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा 214 में, लेकिन 214 के तहत ये प्रावधान है राइट। लेकिन आपसे अगर गठन पूछ लेगा तो 216 आर्टिकल याद रखिएगा, गठन, ठीक है, गठन। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए एक चीज़ और बता दीजिएगा कि आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 ये किससे संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे आर्टिकल है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 61 आर्टिकल के तहत, तो राज्य में जो राज्यपाल है वो उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है आर्टिकल 161 से, और 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान ये मिल जाता है, मतलब क्षमादान की प्रावधान इनको दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण ये केंद्र के बजट के संबंध में बोला गया है, और 202 के तहत ये राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में ये बात किया गया है। तो तमाम चीज़ों को याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी का आंसर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करेगा कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य या संघीय क्षेत्र कौन सा है। चलिए संघीय क्षेत्र या राज्य कौन सा है, आप इसका आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा, हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर पाएंगे और करना भी चाहिए। फटाफट से एक एक शेयर कर दीजिएगा गाइस, एक एक शेयर करते हुए इसका आंसर बता दीजिएगा। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी को आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। और राज्य अगर आपसे पूछा होता सबसे अधिक राज्य, तब इसका आंसर क्या होता बताइए। सबसे अधिक राज्य पूछा होता तब इसका आंसर आप गोवा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त ज़्यादा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जितने भी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ना, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े नियंत्रित करने का काम कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर करें। चलिए, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा कि भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, राइट, उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा, एक एक लाइक और शेयर करते हुए। चलिए, सभी को आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का आप आंसर कर सकते हैं, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है गाइस, और ये अच्छा है कि आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 20 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यानी कि इसका ड्यूरेशन क्या था। ये आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करने की कोशिश करेगा। वहीं पे पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, इसका जो कंसेप्ट है ये आप बता दीजिएगा। तो ये लिया गया है रूस से, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिएगा कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी। एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी को। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और ये आखिरी भी था आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखेंगे। जो एनडीसी की स्थापना है वो 1952 में हुई थी, अगस्त में, ये आपको ध्यान रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंस ऑफ वेल्स ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर करेंगे। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ये गोल्फ से संबंधित है, याद रख लीजिएगा, ये गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। बफरिंग की समस्या है क्या, नहीं, बफरिंग की समस्या तो नहीं है गाइस। एक बार रिफ्रेश करिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, अगर बफरिंग की समस्या नहीं है तो। चलिए फटाफट से आंसर करें आप, एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा इस, एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा सभी कोई। बफरिंग की समस्या तो आ रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, थोड़ा सा वेट करिए और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप कर लीजिएगा। बताइए जरा इसका आंसर सभी कोई, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। अगर बफरिंग की समस्या नहीं है तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जितने भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1985 में, ये आपको याद रखना है। और देखिए जो 9th अनुसूची है, इस ये जो बदलाव हुआ था 1951 में, और 10वीं अनुसूची में जो दल बदल से संबंधित है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से ही संबंधित था। वहीं पे 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। वहीं पे 12वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। ये आपको याद रखना। 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, याद रख लीजिएगा, 1976 का है ये, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करेगा कि पृथ्वी के कोर और किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता दीजिएगा किसके कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कर दीजिएगा सभी की तरफ से। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आना चाहिए गाइस।
आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, अब आंसर आना शुरू हो गया है। जितने भी आंसर कर रहे हैं 23 का ऑप्शन नंबर सी गुरुमंडल बोला जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप गुरुमंडल आंसर कर रहे हैं, गुरुमंडल, पृथ्वी के कोर को और क्या बोला जाता है, तो कोर को बोला जाता है गुरुमंडल, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 की निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, वेरी पॉपुलर, और इसका आंसर आप कर सकते हैं सभी कोई, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप करें। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सी, क्या बात है, सी आंसर कर रहे हैं, डी भी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर हो जाएगा, राइट, डी आंसर हो जाएगा, डी जितने भी कर रहे हैं डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयपुर को क्या बोला जाता है, तो आप जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये तो हमने बता दिया बेंगलुरु को कहा जाता है, लेकिन अगला क्वेश्चन का उत्तर करना है आपको कि हम्बनटोड़ा बंदरगाह किस देश में स्थित है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का, सभी कोई 25 का आंसर करने की कोशिश करेगा गाइस, 25 का आंसर करिए सभी कोई, आंसर क्या होगा। चलिए तो 25 का भी आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना होगा 26 नंबर क्वेश्चन के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सीएम कौन थी, चीफ मिनिस्टर कौन थी, ये आप इसका आंसर कर सकते हैं, ये आपको पता है, बताइए। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर सभी कोई जानते हैं, सुचेता कृपलानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं जितने भी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आंसर है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है, यह बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सभी को करिए जरा, सभी को आंसर कर दीजिएगा एक एक लाइक करते हुए, और शेयर तो करिए, एक एक शेयर कर दीजिएगा सभी को। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम की बात किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, पीसो, ये लीजिए, पीसो किस देश की मुद्रा है, करेंसी है, ये आप आंसर कर दीजिएगा, बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें, डी ऑप्शन हो जाएगा इटली, डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ये लीजिए, विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज डे मनाया जाता है, ये आप आंसर कर दीजिएगा, किस दिन डायबिटीज डे मनाया जाता है। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 29 का, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर लेंगे, बताइए। 14 नवंबर, क्या बात है, सभी की तरफ से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, और सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 14 नवंबर जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ मेल करना है। एक तरफ आपके सामने कार्यक्रम दिया हुआ है, और दूसरा इसका क्या दिया हुआ है, इसका ये योजना है, ये आपका योजना इधर दिया हुआ है, और इधर आपका ये कार्यक्रम है, इधर ये आपका कार्यक्रम है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कर दीजिएगा सभी को, फटाफट से सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं कि 1951 से 56 तक चला था, हिरार डोमर मॉडल पर आधारित था, क्लियर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए, तो आपको सबसे पहले ये दो देखने को मिलेगा, सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को, ये आप याद रख सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो 56 से लेके 61 तक रहेगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीव्र औद्योगिक, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना बताइए कब से कब तक हो जाएगा, ये ड्यूरेशन बताइए, सभी का ड्यूरेशन फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा बताइए, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आधारभूत उद्योग।
और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और 5वें नंबर पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्वावलंबन रहो और स्थिरता देखने को मिल जाएगा। यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या इटली किसका आंसर होगा बताइए? तो इटली तो मैंने बताया ना। चलिए नेक्स्ट बता दीजिएगा 29 का आंसर। ठीक, तो 27 का आंसर। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी को बता दीजिएगा। अब देखिए सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान आपके सामने है। आंसर कर दीजिएगा कि मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। फटाफट से बता दीजिएगा कि 1895 से 1900 ईस्वी में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे बताइए? तो आप कहेंगे कि बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे, बिरसा मुंडा। अच्छा, बिरसा मुंडा पर एक पुस्तक लिखी गई है आरण्यक अधिकार। आरण्यक अधिकार ये कब और किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप आंसर कर दीजिएगा सभी को, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, इसको आप मैक्सिको का कर लीजिए। राइट, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए कि CNT एक्ट लागू होने से पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता है। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CNT एक्ट की बात करते हैं, CNT एक्ट की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कब लागू हो गया था। तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ये डेट आपसे पूछा जाता है। प्रारूप कब तैयार हो गया था गाइस? 1903 में प्रारूप इसका तैयार हो गया था। और प्रारूप जो तैयार किए थे, ब्लूप्रिंट जो तैयार किए थे, वो कौन किए थे आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि ब्लूप्रिंट कौन तैयार किए थे, आपसे पूछा जाता है। तो जॉन एच हॉफमैन, याद रखिएगा जॉन हॉफमैन, ये आपसे पूछा जाता है, हॉफमैन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एसपीटी कब का है गाइस? अगर आपसे पूछे एसपीटी तो ये आपका 1949 का देखने को मिलेगा, 1949 का। ठीक है, तो 32 का आंसर आप करें, सभी कोई आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर रहे हैं, और ए इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा। ए, जितने भी ट्रावर्स सर्वे आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? देखिए उत्पादन में तो अलग है रैंकिंग, उत्पादन में अगर उत्पादन में अगर आपसे पूछेगा तब इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन में इसका जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले नंबर पे जो है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है ओडिशा, और तीसरा नंबर पे आपको देखने को मिलता है झारखंड। ठीक है, ये सारे के सारे आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन भंडारण की जब हम बात करते हैं तब ये पहला स्थान पे पहुंच जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, पहला आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? ये तो जानते हैं आप लोग, बता दीजिए फटाफट से बताइए कि बांदीपुर कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ पर है, और भालू कंपोंग कहाँ पर है, ये भी आप आंसर कर दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, बेतला। आप जानते हैं 1986 बेतला। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर बाघ, हाथी, सांभर, हिरन, ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पर है? तो लातेहार में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये लातेहार जिले में है। ठीक, नेक्स्ट, तिलैया डैम किस नदी पर है? किस नदी पर है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। साथ ही साथ स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको देखने को मिल जाएगा ये नगड़ी रांची से निकलती है, रांची से निकलती है। साथ ही साथ यहाँ से दक्षिणी कोयल नदी भी निकलती है, दक्षिणी कोयल। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तरी कोयल की,
उत्तरी कोयल की जब हम बात करते हैं, उत्तरी कोयल, तब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये निकलती है पिस्का के पास से, रांची के मध्य पठार से, रांची के मध्य पठार से, ये आपको याद रखना है। दामोदर नदी जानते हैं लातेहार टोरी से निकलती है, लातेहार टोरी से, ये आपको पता होना चाहिए। कोयल हमने दोनों कोयल के बारे में बता दिया। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा, पद्मा कहाँ पर है? यह हजारीबाग में है, ठीक है। लेकिन तिलैया डैम कहाँ पर है? ये आप कर दीजिएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तिलैया डैम कब बना था अगर आपसे पूछ लेगा कब बना था, तो 1953 में, ठीक है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता अगर आपसे बात करेगा तो याद रखिएगा 60 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 के निम्न में से किसे झारखंड का शिमला बोला जाता है? झारखंड का शिमला किसे बोलते हैं? आप आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी को जानते हैं। तो रांची को बोला जाता है, सिंपल सी बात है। आंसर क्या करेंगे? झारखंड का शिमला, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रांची का शिमला बोला जाता है किसे, बताइए। नेतरहाट को क्या बोला जाता है बताइए? भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, याद रख लीजिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, झारखंड में नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति करता है, कौन करता है? ये आप आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। फटाफट से एक लाइक शेयर करते हुए, और जितने भी नए लोग पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, राज्य सरकार। तो जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो 90% आपको देखने को मिलेगा? बता दीजिए इसका आंसर। 38 का आंसर इजी है, लाल मिट्टी हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? वैसे अभ्रक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है गाइस? अभ्रक में अभी जो पहले स्थान पर है वो कौन कौन है? ये फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। अभ्रक में अभी पहले स्थान पर कौन है? ये आप आंसर कर दीजिएगा। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कोडरमा में, कोडरमा में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है, हजारीबाग में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा कि गिरिडीह में आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जगहों पर ये देखने को मिल जाएगा आपको, याद रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी कोडरमा आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए, फर्स्ट स्थान अभी कहाँ, पूरे राज्य मतलब पूरे देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये आप आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करते हुए कि झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। प्रथम नागपुरी फिल्म बताइएगा जरा। 40 का आंसर सभी को बता दीजिएगा। इसका आंसर आंध्र प्रदेश, बिल्कुल फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश अभी पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दीजिएगा सभी को गाइस। चलिए आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, सोनाकर नागपुर। ये लीजिए, काफ़ी बढ़िया है, ये तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सोनाकर नागपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, प्रकाशित कब हुई थी, प्रदर्शित कब हुई थी, प्रदर्शित कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछ लेगा तो प्रदर्शित हुई थी गाइस 1994 में, 1994 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। निर्माण करवाया गया था, बता दीजिएगा, अमरापुरकर। याद रख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अमरापुरकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। प्रदर्शित किया गया था 1994 में, निर्माण किया गया था अमरापुरकर के द्वारा, सोनाकर नागपुर, जो कि प्रथम नागपुरी फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट, झारखंड की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नागपुरी फिल्म की हम बात कर लिए, लेकिन फिल्म आपको बताना है कि प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो ये आप जानते हैं, ये फिल्म थी आक्रांत, ये फिल्म थी आक्रांत। सबसे पहले बात तो हम ये याद रखेंगे, आक्रांत। और क्या यहाँ से याद रखा जा सकता है कि प्रदर्शित कब हुई थी? प्रदर्शित, ये भी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रदर्शित हुई थी 1988 में,
1988 में, ठीक है। और अभिनेता आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अभिनेता कौन था, अभिनेता। तो अभिनेता अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा सदाशिव, ठीक है। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो निर्माण है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, धनंजय ने किया था, धनंजय ने, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर धनंजय कर लीजिएगा और यहाँ पर कर लीजिएगा आप अभिनेता सदाशिव कर लीजिएगा, ठीक है, सदाशिव। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेगा कि वर्तमान में झारखंड में कितने नगर निगम है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। नगर निगमों की संख्या कितनी है बता दीजिएगा। नगर निगम कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, बताइए नगर निगम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप रांची याद रखेंगे, रांची नगर निगम है। उसके बाद धनबाद आपको देखने को मिलेगा, देवघर देखने को मिलेगा, चास जो कि बोकारो में आपको देखने को मिल जाएगा, आदित्यपुर है, हजारीबाग है, मेदिनीनगर पलामू है, मानगो है, राइट, और गिरिडीह है। 9 टोटल है, राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे बताइए, अध्यक्ष कौन थे, शिबू सोरेन थे, याद रखिएगा, शिबू सोरेन। इसके उपाध्यक्ष कौन थे ये भी आप आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं 9 अगस्त, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा जरा, सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इस बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015, जितने भी आंसर कर रहे हैं 2015 में क्या चला गया था, तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड के खिलाड़ी सिलवानिस डुगडुग का संबंध किस खेल से है, सिलवानिस डुगडुग, ये आपको पता होना चाहिए, बता दीजिएगा। इसका आंसर सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, और 1980 में इन्होंने किया था कमाल, ठीक है। 1980 में जो मास्को ओलंपिक हुआ था, मास्को ओलंपिक, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, स्वर्ण पदक। आंसर करेगा इसका आंसर 45 का आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। 45 का आंसर हॉकी से संबंधित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है, तो सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है, पीके बनर्जी का संबंध, ये आप आंसर कर दीजिएगा। सभी को फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है वो खेल से है। तो ऑप्शन नंबर आप ए आंसर कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीके बनर्जी का जन्म कब हुआ था, तो आप देख लीजिए 23 जून को इनका जन्म होता है 1936 में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसमें चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, उस समय भारत के उप राजदूत भी रह चुके थे, उप राजदूत भी रह चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है, पद्मश्री, इनको पद्मश्री दिया गया है 1963 में, 1963 में, जिस समय जो झारखंड पार्टी है वो विलय हो रहा था, किसमें, कांग्रेस में विलय हो रहा था, उसी समय इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था पीके बनर्जी को। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। बताइएगा नेक्स्ट कि जयंत तालुकदार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है, पूर्णिमा महतो के बारे में बात कर रहा है, तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, तीरंदाजी से संबंधित है या फिर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल किससे संबंधित है, बता दीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए तीरंदाजी से, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, लगभग सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो टाटा स्टील है वो कब ज्वाइन की थी, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 1994 में ये टाटा स्टील ज्वाइन की थी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, दोनों आप आंसर कर दीजिएगा।
सबसे छोटा और सबसे बड़ा बता दीजिएगा ज़रा। चलिए, इसका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, और डी इस प्रश्न का उत्तर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पश्चिमी सिंहभूम आप जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी पश्चिमी सिंहभूम आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको देखने को कितना मिलेगा, 7224, ये आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। और सबसे छोटा आपको कौन सा देखने को मिलता है, रामगढ़, ये भी याद रख लीजिएगा। रामगढ़ आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1341 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आप आंसर कर दीजिएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा गाइस। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर सकते हैं, और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। रामगढ़, बिल्कुल रामगढ़ था पहले नंबर पे। पश्चिमी सिंहभूम जैसा कि मैंने बताया कि 7224 किलोमीटर स्क्वायर, और रामगढ़ जिसका क्षेत्रफल सबसे कम आपको देखने को मिले 1341 किलोमीटर स्क्वायर। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से डी आंसर आ रहा है, और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1992। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं 12 जुलाई नहीं बल्कि 12 सितंबर आप इसको कर लीजिए। 12 सितंबर 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर आप जानते हैं कहाँ पर है, हेड क्वार्टर इसका हजारीबाग में है, ये भी आप याद रखिएगा। हजारीबाग में इसका हेड क्वार्टर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना यानी कि HEC की स्थापना कब हुई थी। HEC के बारे में बात कर रहा है, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है 1958 में, और यहाँ पर उत्पादन शुरू होता है 1964 में। रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया है। रूस और चेकोस्लोवाकिया के मदद से बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है, तो ये रांची में है, और रांची में भी किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा हटिया में है। ठीक है, 3 संयंत्र कार्यरत हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3 संयंत्र, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और फाउंड्री फोर्स प्लांट, ये आपको याद रखना है, फाउंड्री फोर्स। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का, आप इसका आंसर कर सकते हैं। और बंगाल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, ये भी आप आंसर कर दीजिएगा, बंगाल का प्रवेश द्वार। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। चतरा, ए ऑप्शन। तो जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। पहले नागवंशी राजा कौन थे, फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय, ये आपको पता है, और इन्होंने राजधानी बनाई थी सुतियाम्बे। सुतियाम्बे, तो एक ही ऑप्शन जो सुतियाम्बे से शुरू है, पहले तो सुतियाम्बे होगा, उसके बाद चूटिया होगा, उसके बाद खोखरा होगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए आंसर कर सकते हैं। जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लगभग सबकी तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूटिया राजधानी किसने बनाया था, बताइए। चूटिया राजधानी बनाया था प्रताप राय ने, प्रताप राय ने बनाया था। खोखरा राजधानी किसने बनाया था, यह बता दीजिएगा। खोखरा भीमगढ़ ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। बताइए, जतरा उरांव के द्वारा, ये आपको पता है, जतरा उरांव के द्वारा। कब, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो अप्रैल 1913 या 14, बताइए। 1914 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 1914, जितने भी आंसर कर रहे हैं 1914 को, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की शेखर बोस किस खेल के प्रख्यात प्रशिक्षक हैं, ये आप आंसर कर दीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा जरा सभी को। क्वेश्चन नंबर 54 का आप आंसर कर दीजिएगा।
सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए गाइस। 54 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर कर रहे हैं, डी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, हाँ तो वॉलीबॉल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर होता है गाइस? रांची में ही इनका जन्म हुआ था। रांची में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये बताइए? 1952 में। 1952 में इनका जन्म होता है रांची में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये आप आंसर कर सकते हैं। गंगा नदी कहां से प्रवाहित होती है? और फटाफट से आप लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा गाइस, एक एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप शेयर कर पाएँ तो एक एक शेयर ईमानदारी से सभी लोग कर दीजिएगा, एक एक लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल 90 क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। चलिए 55 का आंसर करें आप सभी कोई। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं, साहेबगंज। तो साहेबगंज जितने भी आंसर कर रहे हैं, साहेबगंज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेला कौन सा लगता है यहाँ पर? मेला तो बिंदु धाम मेला, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सोन नदी, सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलती है। उसके बाद सबसे पहले ये टच करती है गढ़वा को, ठीक है, पहले ये गढ़वा को, उसके बाद दूसरे नंबर पे पलामू को, और ये टच करते हुए फिर कहाँ मिल जाते हैं? ये गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है, अगर मुहाना की बात करेंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 56 का ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1784 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा कि झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो क्वेश्चन हो गया था गाइस। अच्छा, थोड़ा सा मिसिंग है, चलिए बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। थोड़ा सा मिसिंग है गाइस, आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि झारखंड का कौन सा एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? ये आप आंसर कर सकते हैं। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, बताइएगा जरा। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ये आप इसका आंसर कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का आपको आंसर करना है। सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं। एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को टच करता है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को टच करता है गाइस, ये आप आंसर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश को टच करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कर लीजिए, गढ़वा। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आप आंसर करें, गढ़वा हो जाएगा। हाँ ठीक है, गढ़वा इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए बताइएगा, आपको 60 का सही आंसर करना है गाइस। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, DDMA इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विस्तारित है कौन सी चट्टानें, यह बता दीजिएगा। कौन सी चट्टानें सर्वाधिक विस्तारित है, ये आपको आंसर कर देना है। सभी की तरफ से इसका सही आंसर आना चाहिए। हाँ, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा छूट गया था गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कर दीजिएगा। डी आंसर कर रहे हैं, आर्किन क्रम की चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। लगभग सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी सही आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। 100% सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और ये अच्छी बात है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो ए जितने भी आंसर कर रहे हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, आप इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सभी को। इसका आंसर क्या होगा बताइए। बी ऑप्शन हो जाएगा, चट्टानों के टकराने से। ठीक है, चट्टानों के टकराने से, तो ऑप्शन नंबर ए 20 प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा पठार है, यह बताइएगा।
और सबसे कम आपसे पूछा हुआ है तो कम बता दीजिएगा 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं निचले हजारीबाग पठार, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लगभग सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और डी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? 67 का आंसर आप लोग कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप 67 का आंसर कर पाएंगे। फटाफट से आंसर करिएगा। 67 का आंसर आपको बताना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आज, कुछ ज़्यादा ही है, मुझे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। पुरहाट का किला जो है वो आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पुरहाट का किला है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको पूर्वी सिंहभूम नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। और इसे जगन्नाथ किला भी बोलते हैं। पुरहाट की किला को जगन्नाथ किला भी बोला जाता है। जगन्नाथ किला भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पारंपरिक त्योहारों पर विचार करें। सबसे पहले है देशावली, भीख भाई, जनेश शिकार। बताना है कि उपरोक्त में से किसे 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि जनेश शिकार भी है, देशावली भी है और भीख भाई भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था तो आप इसका आंसर निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो जितने भी सी आंसर कर रहे थे सी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हो जाएगा। और बताइए आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, कैसा सेशन लग रहा है ये आप एक बार जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आप आंसर करने की कोशिश करेगा। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करते जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट, डी। 10 जितने भी आंसर कर रहे हैं 10 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे थे सही है। ठीक है, जिसमें से जो 6 हैं ये पहली बार चुने गए हैं, पहली बार ये आए हैं, राइट। नेक्स्ट, झारखंड में सुंदर और आकर्षक हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दीजिएगा एक एक लाइक और शेयर करते हुए, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीक बढ़ाई का आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। चीक बढ़ाई जितने भी आंसर कर रहे हैं सही है। अब यहाँ पर हम साइंस के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, टोटल हो जाएगा 90 क्वेश्चन। आंसर करेगा कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर सभी को कर दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 71 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जीवित कोशिकाएं। डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? 72 का बताइए। तो बताइए डुजार्डिन, ये डुजार्डिन है, ठीक है, डुजार्डिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डुजार्डिन जितने भी आंसर कर रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हक्सले से क्या याद रख सकते हैं कि हक्सले ने सबसे पहले जीवन जो जीव द्रव्य है उसको जीवन का भौतिक आधार बताया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 73। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? ये तो अच्छा प्रश्न है गाइस, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बताइएगा कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है, ये आप बता दीजिएगा। 73 का बताइए। बी ऑप्शन, इसका संवेग, मोमेंटम, P इक्वल टू mv। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरिसोला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? विषाणु नहीं बल्कि विषाणु, इसको आप कर सकते हैं, विषाणु। बता दीजिएगा कौन सा रोग होता है, आप ये आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए। चेचक सभी को जानते हैं, इसका जो वैक्सीन है इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, ये आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने। तो जितने भी बी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? दरियाई घोड़ा के बारे में बात कर रहा है
तो आप 75 का आंसर कर सकते हैं। बताइएगा ज़रा क्या हो जाएगा, मत्स्य, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब यानी कि इमेज की बात कर रहा है, ये कहाँ बनता है यह बता दीजिएगा ज़रा। 76 का आंसर हो जाएगा रेटिना पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि? ये आप 77 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाल्व ग्रंथि, जिसको आप थाइमस कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? 78 का आंसर करें। तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य संकुचन के कारण, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, वृक्क, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? ये आप आंसर कर दीजिएगा। वृक्क जो है वो कितने दिन प्रतिदिन कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी 180 लीटर आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, यह बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आप आंसर कर दीजिएगा सभी को। ये कॉकरोच में पाया जाता है इस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं? यह बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 81 का, किस में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो इजी क्वेश्चन है ये, निर्वात में, ये आपको पता है, वैक्यूम में। तो डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करिए, बी हो जाएगा, शक्ति और वोल्टेज। शक्ति और वोल्टेज, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है यह बता दीजिएगा। NaCl में क्या होता है? 83 का आंसर करिए, NaCl। एटी थ्री का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत संयोजिक बंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी कि सफा हेतु प्रयुक्त होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिश्रण होता है जो कि गहनों की धुलाई के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, 84 का आंसर सी हो जाएगा, एक्वा रेजिया। आपको पता है एक्वा रेजिया, जो कि 3:1 में मिला होता है, 3H, अब क्या बोल सकते हैं, HCl:1HNO3, ये रेशो में मिला होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, यह बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, बैकुरल ने, राइट, बैकुरल ने। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और इसकी खोज कब की थी इन्होंने? खोज तो याद रख लीजिएगा 1896 में, 1896 में इन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन की परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत का ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? आप आंसर कर दीजिएगा इसका आंसर कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करिए सभी को, बताइए। तो बिजली बनाने में, बी ऑप्शन हो जाएगा, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? ये आप आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 87 का। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, इस आंसर करने की कोशिश करेगा। 87 का आंसर बताइएगा जरा, सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। 87 का आंसर आपको करना है गाइस।
87 का आंसर बताना है कि महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को ही, राइट, एक एक लाइक कर दीजिए और जो शेयर करते हैं एक एक शेयर कर दीजिए। वैसे नहीं कोई करते हैं, फटाफट से आप लोग भी कर सकते हैं और जितने भी नए लोग हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आंसर करिए इसका। 87 का आंसर बी ऑप्शन हैज़ा। तो जितने भी हैज़ा आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? ये आप आंसर करिए 88 का। पौधे द्वारा किस प्रकार के प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? एक एक लाइक करिएगा इस और आंसर कर दीजिएगा। लाइक की संख्या थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक एक लाइक करिए, बताइएगा इसका आंसर। 88 का आंसर करिए ए ऑप्शन, लाल और नीला। लाल और नीला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। आंसर करेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? ये देख लीजिए, बहुत लोग दूध, अंडे और ब्रेड का ही सेवन करते हैं, तो कौन सा रोग उनको हो जाएगा ये आप बता दीजिएगा। जो ज़्यादा सेवन करते हैं वो भी थोड़ा सावधान हो जाइए इसका आंसर करते हुए। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा गाइस, एक एक लाइक शेयर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी हो जाएगा। 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत पर आधारित है। आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, बताइएगा। लैंगिक जनन, ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी जितने भी कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का शानदार सेशन हो चुका है खत्म, ठीक है। आज का जो शानदार सेशन है हो चुका है खत्म। तो बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, बताइएगा आज का आपको सेशन कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फटाफट से ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का बटन, यह फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है आज का तो आप फटाफट से इस सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी को ईमानदारी से। और एक एक लाइक बटन को हिट कीजिए, सभी को लाइक कीजिएगा गाइस, एक एक लाइक। और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा ये एक बार बता दीजिएगा। आज का शानदार सेशन, और मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से हम लोग करेंगे 2011 का जो जनगणना है, मुख्य रूप से जनसंख्या हम लोग कर रहे होंगे। तो रेडी रहिएगा कल सुबह के लिए। जनसंख्या सेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। जनसंख्या याद रखेंगे, बहुत ही शानदार सेशन रहेगा ये। तो सुबह 8 बजे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। झारखंड जीके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार बताइए ज़रूर सभी को। और ठीक है गाइस, आज का सेशन हम यहीं रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।